नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो प्राचीन इतिहास के स्रोत से पूछा जाता है प्रश्न, उन प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, तो ये तो सभी को पता है कि शिक्षक बनने से लेकर के अफसर बनने तक में सभी में हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है। धीरे धीरे सभी टॉपिक से प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी और हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे लाइन बाई लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इस प्रकार के प्रश्न पत्रों को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न होता है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं ये सभी को पता होगा, हेरोडोटस को। दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था, तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 ईस्वी में। और देखिए, ये भी पूछ लेता है कि ब्राह्मणी लिपि जो है वो किस तरफ से लिपी जाती है। तो ब्राह्मणी से याद रखिए बाईं तरफ से, बाएं से दाएं की तरफ ये जो लिपि है ये लिखी जाती है। एक एक साथ हम लोग ऐसा करेंगे कि हाँ, एक के साथ आपके 2-3 प्रश्न जो है वो कवर हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला है कि नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो नारद स्मृति है उससे किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो वो मिलता है गुप्त वंश से। इसे याद रखिए कि जो नारद जी थे उनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी, यानी कोई बात वो गुप्त नहीं रख पाते थे, इधर उधर जा करके कह देते थे। तो इसीलिए नारद स्मृति जो है गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक खोज शुरू करने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है। तो वो दिया जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। प्रागैतिहासिक है तो प्राइम रोज को दिया जाता है। अगला प्रश्न कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। देखिए, सबसे प्राचीन ग्रंथ और शुग काल का मानक ग्रंथ वो भी मनुस्मृति को ही कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है। देखिए, तो ऐसे रिलेट करिए कि जिस प्रकार से वायु दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पर क्या याद आ जाएगा, गुप्त वंश। यानी कोई भी चीज़ जब गुप्त रहेगा तो उसको हम ना देख सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, तो गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में किस वंश से संबंधित है, जो मत्स्य पुराण है तो वो संबंधित है सातवाहन से। किससे, सातवाहन से संबंधित है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से, दाएं से बाएं। जिस प्रकार से उर्दू लिपि लिखी जाती है उसी प्रकार से खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ। और ब्राह्मणी लिपि तो बाएं से दाएं की तरफ। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो किस वंश से है, वो है मौर्य वंश से संबंधित। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। किससे, रेहला नाम से। अगला प्रश्न है इतिहास के किस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो वो किस काल में, वो प्रागैतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में अलग अलग करके। एक धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों द्वारा जो विवरण किया गया है वो हो गया, और पुरातात्विक स्रोत। तो एक वीडियो में हम लोग जो साहित्यिक स्रोत है उसको देखेंगे और जो विदेशियों द्वारा विवरण किया गया है, जो भी लिखा गया है, रचनाएं की गई है, उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा ये रिपीटेड हो गया, पहला चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था। देखिए, जो प्रथम चीनी यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी गुप्त शासक जब थे उस समय आया था। कब, तो 5वीं सदी जब शुरू हो रही थी तब जो था फहयान चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, सी यू की किसकी रचना है, तो वो है वेनसोंग की। अच्छा, फहयान की रचना कौन सी थी, तो फू से याद रखिए, फ से फहयान और फू को की, यानी फ से ही याद रखना है कि फू को की जो था वो फहयान का है, और सी यू की किसकी रचना है, तो यह वेनसोंग की रचना है। वेनसोंग किस सम्राट के समय भारत आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय। देखिए, इनको भी कनेक्ट करिए, वेनसोंग और हर्षवर्धन ऐसे कनेक्ट करके जोड़ना है। और फहयान किसके, तो चंद्रगुप्त के समय आया था। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि या फिर नीति का पंडित किस चीनी यात्री को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है वेनसोंग को। किसको, वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि नीति और नीति का पंडित भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहली बार, मतलब जो पुस्तक है, वास्तविक पुस्तक है, किसे माना जाता है सबसे ऐतिहासिक पुस्तक, तो किसे, राजतरंगिणी को माना जाता है। और किस भाषा में है ये, तो ये संस्कृत भाषा में है। आगे बढ़ते हैं।
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में? तो वो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सबसे पहले जो भारत का नाम है वो किस अभिलेख में प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था हाथी का गुफा अभिलेख से, और इसको कलिंग शासक बनवाए थे, जो हाथी का गुफा अभिलेख है। अभिलेख से बहुत प्रश्न पूछता है, तो एक वीडियो में हम लोग पूरे अभिलेख को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जो जैन धर्म का इतिहास है शुरू का, वो किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है कल्पसूत्र ग्रंथ से। किससे? कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो अरबी से याद रखिए, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है शुक वंश के इतिहास का पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।